ठीक है, लिखिए। मार्केटिंग refers to marketing in simple terms refers to marketing in simpler terms refers to management of all the activities। तो सिंपलर की जगह पे ना ट्रेडिशनल लिख लो। मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल टर्म्स refers to management of all the activities related to market। However, in the modern time, the definition of however modern time the definition of marketing has expanded, and it is defined as a social process by which individuals and groups by which individuals and groups by which individuals and groups obtain what they need and want through offering, creating, and freely exchanging products and services of value with others। इसमें सोशल प्रोसेस को अंडरलाइन करना, और ये जो थ्रू ऑफरिंग है इसको भी अंडरलाइन करना। ठीक है, तो मार्केटिंग देखो पहले, मतलब मार्केटिंग को पहले बस जस्ट समझा जाता है कि मार्केट से प्रोसेस से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज है सबको मैनेज करना ही मार्केटिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, डिफिनेशन इसका भी चेंज हुआ। मार्केटिंग का डिफिनेशन अब काफी ब्रॉड हो चुका हुआ है। ठीक है, मार्केटिंग इनफैक्ट अब क्या बन चुका हुआ है, सोशल प्रोसेस बन चुका हुआ है। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सोशल प्रोसेस का मतलब होता है समाज को लेके आप काम करते हैं। ठीक है, मतलब जो इसका डिफिनेशन है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कहाँ से पहले खुद के इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले काम होता था। अब सोशल मतलब आप समाज के साथ मिलके उनकी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसमें आप एक दूसरे से कुछ सामान का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे अच्छे कुछ गुड्स बेचते हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यू होती है, जिसके अंदर किसी नीड को फुलफिल करने की एबिलिटी होती है। ऐसे जैसे डिफिनेशन आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तुम्हारा डिफिनेशन और ज्यादा इसमें क्लियर होता शुरू हो जाएगा। ठीक है,
चलिए लिखिए फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, पहला लिखो नीड एंड वांट। इस डिफिनेशन को सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच। नहीं, यहाँ पे तुमको ये दिखाना है कि मार्केटिंग को, अब ये बात तुमको क्यों हमको लिखना पड़ा, ये पहला लाइन। अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी सेल्स वाला अभी तो मार्केटिंग है ना, अभी सेल्स की भी डिफिनेशन आएगी, तब तुमको पता चलेगा इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैं तेरा पॉइंट समझ रहा हूँ कि राइटर भी लिखा था, तो ये पहले लाइन का क्या लॉजिक है लिखने का, अभी आगे समझ में आएगा, जब चैप्टर खत्म होगा समझ में आ जाएगा लॉजिक। देखिए इसको, नीड एंड वांट, द फोकस ऑफ marketing is need and wants of customers. Each and every each and every activities in the market each and every activities in the market is carried out। एक मिनट में गड़बड़ हो गया कुछ। लिखिए आप लोग, each and every activities in the market is carried out in the market is carried out with an intention to satisfy the need of customers। पहला पॉइंट याद रखना, अंडरलाइन करके चलते, अंडरलाइन करके आंसर देना है, प्रेजेंटेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, कस्टमर वैल्यू। तो ये डिफिनेशन ज्यादा था 3-4 मार्क्स में आता है, वो ज्यादा नहीं आएगा ये। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर से डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। लिखिए, लिखिए अ कस्टमर इज रेडी टू पे द फुल प्राइस। A customer is ready to pay the full price of a product only of a product only when the utility offered by a product utility offered by a product matches the price of the product। ये मतलब समझो इस लाइन का मतलब, मान के चलो कि तुम मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए, मैं तुमसे बोला कि मैं तुमसे 10,000 रुपये लूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सामान बेच रहा हूँ जिसकी कीमत 10,000 रुपए है, लेकिन तुम मुझे वो फीस तभी दोगे जब तुम मेरी पढ़ाई से संतुष्ट रहोगे, तुम सेटिस्फाइड रहोगे, हैप्पी रहोगे। भाई इससे बेस्ट तो कोई हम नहीं पढ़ सकते थे, हम लोग सब कुछ पढ़े, हमको सब कुछ याद हो गया। तो कस्टमर क्या देखता है कि जो जो पैसा वो पे कर रहा है और जो उसको उससे बदले में क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, जो उससे बदले में क्या हो रही है, सेटिस्फेक्शन मैच कर रही है। जब ये दोनों मैच करती है तभी तो कस्टमर फुल प्राइस पे करना चाहता है। क्या रिसु, समझे कि नहीं समझे? यस। अगर मान के चलो कि तुम कोई सामान खरीद रहे हो जिससे तुमको संतुष्टि कम मिल रही है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो क्या उसके लिए तुम उसकी कीमत जितनी है वो देना चाहोगे? नहीं, नहीं देना चाहोगे। फिर उस केस में तुम क्या करोगे, मेरा सामान तो खरीदोगे नहीं तुम फिर। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन कहा गया है कि एक कस्टमर तभी सामान खरीदता है जब उसको वैल्यू मिलता है उसे। ठीक है, a customer ready to pay the full price of a product only when the utility offered by a product matches the price of the product। thus
The marketer must add value to their product and it should match the price of it. तो तुम जितनी कीमत ऐड कर रहे हो उसी के हिसाब से उसमें वो वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए, तभी लोग सामान खरीदने के लिए पैसा देगा, पैसा। क्लियर है? चलो एक ये लिख लेते हैं, क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफर। इसे लिखो, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग लिखिए। मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस by specifying specify specifying its features, shape, size, color, etc. कहने में तो क्या हुआ कि एक जो मार्केट में होता है उसमें लोग जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के गुड्स, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीवी लेने जाते हो तो अलग अलग कंपनी, मतलब एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज में, अलग अलग फीचर्स होती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है इनकी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना। अ गुड मार्केटर offers a wide variety of products with different shapes, size, features for different types of customers, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मार्केटिंग का फीचर। मार्केटिंग का क्वेश्चन जनरली 3 मार्क में पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर थोड़ा सा ऊपर किया नहीं लिखा। अब आ रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आईएमपी लिख लेना। मैं इसमें तान चारे घुसा देता हूँ, रुको पहले कहाँ गया तारा तार चांद, तार में हम क्यों बोले, तारे चांद, चांद तारे, यस चांद तारे। आ गया तार चांद, फिर तार चांद करो। तो रुको आइकन्स में देखता हूँ, स्टार। तुम लोग टेलीविजन का कोर्स किए हो कि नहीं किए हो? नो सर। कर लेना। सब भैया किया। हाँ, तो भैया का डिग्री लोगे क्या भी? कर लेना मतलब ठीक रहेगा। 12th का एग्जाम के बाद ना, जैसे अगर कोरोना नहीं रहता तो इसी समय ही कर लेते, बेटर रहता। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। अच्छा, तुम में से किसी बच्चे को आगे चल के सीए या सी में करने का मन है क्या? कोई प्रोफेशनल कोर्स, आईएएस वाईएएस टाइप का कोर्स जिससे पावर तुमको मिले? सर सीएस। सीएस रहने दो, सीएस, सीएस भी कर सकते हो, अच्छा कोर्स है। लेकिन बहुत बहुत थ्योरी, मतलब अगर तुमको कानून पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, जैसे सिविक्स पढ़े हो ना, डेमोक्रेटिक राइट, फंडामेंटल राइट्स, ये वो आम इमली, अगर यस वैसे सर। तुमको 12-13 विषय सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए दे दिया जाए और तुम वो रट सकते हो, तब तभी जाना सीएस में, नहीं तो नानी याद आ जाएगी। उसमें लाइक करीब 50-60 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि पूरी तरीके से सर थ्योरी है, सर लॉ सी है, सर कानून। सीएस, सर सीएस सीएस और सीएमएस कौन है?
सीए तो जान लो सबसे टफेस्ट कोर्स है, पहले ही मना, इसलिए हम उसको किसी को बोलते नहीं है करने के लिए। इंडिया का टफेस्ट यस सर। कोर्स में काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत से ज्यादा बच्चे इसमें घुसते हैं, ठीक है। सीए टफेस्ट है, सीए तो मैं बोलूंगा भी नहीं, सीए के एग्जाम्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा टफ हो चुका हुआ है, ठीक है। तो कोई लॉजिक नहीं है, अगर तुम चाहते, और पता है सीए में सबसे ज्यादा टाइम लगता है किसी कोर्स में, तो सीए में 7-8 साल लगता है इसमें करने में, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। फिर है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। मतलब ये होता है कंपनी का सेक्रेटरी की तरह, तुम एक तरीके से वकील बनते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बनते हो। लेकिन ये सब्जेक्ट तुम तभी लो जब तुमको इंटरेस्ट है थ्योरी पढ़ने में, तुमको इंटरेस्ट है कानून, लॉ पढ़ने में, एक्ट पढ़ने में। बोले कि भारत की धारा अधिनियम 272 के अंदर धारा 233 इस तरीके से मान के चलो, तुमको तीनों साल मिला के तुमको करीब 15-20 पेपर तुम्हें थ्योरी इस तरह से रटने होंगे, ठीक है। तो अगर थ्योरिटिकल पार्ट माइंड नहीं रट नहीं सकते हो, तब तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। और अगर कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जिसमें तुमको थ्योरी पेपर भी ओके ओके टाइप का मिले और न्यूमेरिकल भी रहे, ये बैलेंस रहेगा, और कम से कम 3 साल में, 3 से 4 साल में तुम पूरा कर लो, और जिस पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम है सबसे इन तीनों में, लेकिन लेकिन है तीनों प्रोफेशनल डिग्री। ये तीनों कोर्स प्रोफेशनल डिग्री होते हैं, मतलब ये सारे कोर्स को पार्लियामेंट से इनका क्रिएशन हुआ, सब पार्लियामेंट से, तो डायरेक्ट इनको पार्लियामेंट से पावर मिलता है इन प्रोफेशनल्स को, तीनों प्रोफेशनल को। सीएमए जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। इकोनॉमिक्स में तुम लोग को कॉस्ट चैप्टर पढ़ना है। कॉस्ट मतलब होता है किसी भी, कोई भी कंपनी कोई भी अगर गुड्स या प्रोडक्ट को बनाती है तो उसमें उसको कॉस्ट आता है। वो कॉस्ट का निर्धारण करती है, कितना कीमत रहे, कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, कोई सामान अगर हम लॉन्च करेंगे तो उसकी कीमत क्या रखनी चाहिए। तो ये सारे कैलकुलेशंस को देखता है तुम्हारा सीएमए। तो सीएमए सबसे अच्छा कोर्स है अभी मार्केट में, और पासिंग परसेंटेज सीएमए का भी सबसे हाईएस्ट है। 30% के अराउंड इसमें बच्चे पास कर जाते हैं, सीए वगैरह में तो 10% रिजल्ट आता है। सर सीए में करने में कितना समय लग जाता सीएमए करने में पहला एग्जाम तो इंटायरली 11-12 है, इंटायरली 11-12, और 11-12 भी बेसिक लेवल का, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेवल है तुम्हारा, उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो तुम अगर कर लो तो मेरे ख्याल से तुम कंप्लीट कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे। देखो एक बात याद रखना है, इन सभी कोर्सेज में मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत तो है करना, और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम से कम 3-4 साल आपको लग सकते हैं। अगर आपको 1-2 अटेम्प्ट भी लग गया तो तुमको 4 से 5 साल के अराउंड लगेगा। उस टाइम पे तुम ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हो, और साथ साथ में ये प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो 3 से 3.5 साल के अंदर में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो जैसे अब ये सब जो चैप्टर आज ये तुमको हम मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सेम यही चैप्टर तुमको सीएमए में भी पढ़ना है। तो अगर यहाँ पे 11-12 अच्छे से जिस बच्चे ने पढ़ लिया, उसका तो एग्जाम, पहले एग्जाम में कुछ तुमको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए पता, ये मैनेजमेंट चैप्टर है, मैं तुमको शेयर करता हूँ, रुको मेरे पास पीडीएफ है, मैं बैच मेरा चलता है, दिखाता हूँ। सर आप पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं, गुलशन सर भी पढ़ाते हैं, अकाउंट्स गुलशन सर पढ़ाते हैं। अच्छा दिख रहा है ये पीडीएफ? अच्छा नहीं दिख, पीडीएफ नहीं दिख रहा, रुको शेयर करता हूँ। 11-12 की जो भी पढ़ाई है ना, इसको बहुत अच्छे से समझो, आगे में यही सब टॉपिक्स आएंगे पढ़ना। अंशु तुम मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स? यस सर पढ़े। ये देखो, ये रहा डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड कर्व था ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद है ये सब पढ़े थे हम लोग। कुछ कुछ थोड़ा बहुत एक टॉपिक है जो यस सर। थोड़ा मिलेगा। बाकी देखो नॉर्मल सुपीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब इधर आते हैं नीचे में, और मार्जिनल कॉस्ट वगैरह हम लोग भी पढ़े थे, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट चैप्टर में। यस सर। अब यहाँ पर मैनेजमेंट कहाँ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, बैरियर्स। डायरेक्टिंग चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग। और देखो कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग चैप्टर।
यही सब है चैप्टर पढ़ना जो तुम पढ़ रहे हो। तो पहले जो अगर 11-12 अच्छे से पढ़ लिया, तब तुम्हें आगे की पढ़ाई में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान से हो जाएगा वो। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स में पहला एग्जाम कर लोगे। और अगर इसका तुम अगर सेकेंड लेवल में जाते हो, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हारा पूरे 3 साल के ग्रेजुएशन की पढ़ाई तुम्हारी 6 महीने 8 महीने में पूरी हो जाती है। तो तुम्हें पूरे ग्रेजुएशन में कोई कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएशन तो हम लोग ऐसे ही करवा देते हैं। तो मतलब काफी सही कोर्स है, अगर कर लो तो 3 साल में। और पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इन परीक्षाओं को तुम अगर देते हो ना, तो मान के चलो कि तुमने पहला लेवल क्लियर कर लिया, फर्स्ट लेवल तुमने क्लियर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट लेवल का तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब तुम्हें जीवन द्वारा देना जरूरत नहीं है। अगर सेकंड लेवल भी क्लियर कर लिया तुमने, ठीक है, तो सेकंड लेवल का भी सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और लेट से किसी रीजन की जैसे समय कम है, या घर में कुछ पैसे या की जरूरत हो गई, ठीक है, या कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे पास दो डिग्रियां रहेंगी। और तुम कोई भी कोर्स करो, अगर तुम सीए करो तो तुम सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल माने जाओगे। सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल तुम हो जाओगे, ठीक है। प्लस साथ साथ में तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री रहेगी, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो इससे तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। नॉर्मली कोई बच्चा प्रोफेशनल कोई एक जॉब के लिए कोई एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा जाए, और एक सेमी क्वालि साथ प्रोफेशनल भी जाए, उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी है और इनकी भी 2 डिग्रियां हैं, तो तुम्हारा जॉब प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेकेंड लेवल में तुम्हारी ट्रेनिंग भी होती है, तुम्हें 1.5 साल काम सीखना पड़ेगा, मार्केट के काम कैसे किए जाते हैं, एक्चुअल काम होता कैसा है। बैंक जाना होगा, ऑफिसों में जाके उनके काम करने होंगे, ठीक है। तो तुमने काम की ट्रेनिंग भी कर ली, तुम्हारे पास 2 डिग्रियां भी आ चुकी हुई, क्वालिफाइड भी हो चुकी हैं, और तुम ग्रेजुएट भी हो चुके हो। तो जिसको लगता है कि नहीं सर बहुत समय लग जाएगा, हम नहीं करेंगे, तो तुम पहले 2 लेवल को भी टारगेट करके एम कर सकते हो, और तुम्हें प्राइवेट जॉब इजिली मिल जाएगा। लेकिन पता है, बैंक पीओ या जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, उसमें तुम्हारा पहला लेवल क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरे में छट गए, अब तुम्हें सारी परीक्षाएं शुरू से देनी पड़ेंगी, फिर से फर्स्ट लेवल दो, फिर सेकंड दो। और कहीं कल को तुम छोड़ दे हो तो तुम्हें कोई डिग्री सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती है, गवर्नमेंट। मतलब तुम्हारा पूरा का पूरे सर तरीके से सर समय अगर बर्बाद। इसे अगर सर इसमें फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया और सेकंड नहीं हुआ तो उसको सर सीधा सेकंड हम लोग दे सकते हैं। हाँ सेकंड दे सकते हो, बस सिर्फ सेकंड ही देना रहेगा। फर्स्ट और देने का सेकंड क्लियर हो जरूरत नहीं जाएगा। ना रहेगा। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट देने की जरूरत नहीं होता है। मेरे पास गुलशन सर के पास, हम लोग के पास तो सेकंड लेवल तक का सर्टिफिकेट है, कहाँ हम देते हैं। तो ये फायदा होता है तुम्हारा। इसीलिए अब पता है फरवरी में एग्जाम होगा तुम लोग का, ठीक है। फरवरी में एग्जाम देने के बाद ही अगर एडमिशन, मतलब तुम लोग चाहो तो पहले भी एडमिशन करवा सकते हो। इसके एग्जाम जून और दिसंबर में होते हैं, ठीक है। और जून और दिसंबर में होता है, तो जो बच्चे ट्वेल्थ में अपियरिंग होते हैं, जैसे मैंने अपना एग्जाम दिया था, तो मैंने ट्वेल्थ में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था अपना, ठीक है। क्योंकि ट्वेल्थ में तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तुमने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, तो चीजें ध्यान में रहती हैं, आदमी भूलता नहीं है उसको। और जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, जैसे बिहार बोर्ड फरवरी में खत्म होता है, और सीबीएसई के मार्च में खत्म हो जाते हैं। मार्च में खत्म होते ही हम लोग एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जो जून तक आते आते तक हम लोगों का एग्जाम भी, पहला एग्जाम क्लियर हो गया। तो समझे कि कितने कम समय में एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड लेवल की परीक्षा है, तो सेकंड लेवल के लिए तुम्हारे पास 3 साल का टाइम है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन तो करोगे 3 साल, ठीक है। तो और इसमें ये भी है कि अगर तुम सेकंड लेवल का बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह मंगा के वीडियो लेक्चर देखते हो, तो 3 साल तुम्हें ग्रेजुएशन की कहीं पे सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी हो जाती है। तो ये फायदा होता है, अगर प्लान करोगे तो इस तरीके से चीजों को प्लान किया जा सकता है। चलिए, समझे। तो इसीलिए थोड़ा सा कैरियर को लेकर ना जागरूक रहना, अवेयर रहना। और ये सारे चैप्टर्स जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, सब तुम्हें आगे में पढ़ने हैं, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना। चलिए लिखिए, सबसे पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट। लिखिए। अब पता है मैं तुम लोग को लिखवा क्यों रहा हूँ, आखिरकार मैं नोट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब प्रोफेसर के एग्जाम देता हूँ, एग्जाम प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे टॉपिक्स मेरे से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब मैं लिखवा के कोई चीज करवाता हूँ ना, मैं सारे बैच में अब लिखवा रहा हूँ, खुद भी लिख रहा हूँ और बच्चों को भी लिखवा रहा हूँ। इससे मैं जब कोई चीज को तुम समझते हो, और जब उसको लिखते हो, तब वो चीजें परमानेंटली याद हो जाती है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। नहीं तो नोट्स बनाना रहता तो मैं तो ऐसे भी आराम से बना देता। देखिए, सम कंपनीज, एक मिनट रुक जाओ। देखिए, दिस कंसेप्ट focuses on reducing the cost of production
by mass production by taking the advantage of एक मिनट रुक जाओ, एक एक इकोनॉमिक टर्म्स से रिटर्न टू स्केल। एक मिनट, एक मिनट क्या था, इकोनॉमिक टर्म्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लार्ज क्वांटिटीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाँ हाँ, लिखिए बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बाय टेकिंग द एडवांटेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। मान के चलिए कि आप अगर प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड्स का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, खर्चे आते हैं, उसमें काफी सारे खर्चे आते हैं। लेट से मैं अगर कोई मशीन चलाऊं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है ना, जब तुम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें तुम्हें कॉस्ट खर्चे होते हैं, ठीक है, और उससे जो तुम आउटपुट बनाते हो, यही होता है जो तुम आउटपुट बनाते हो। मान के चलो मेरे यहाँ मैंने कोई कंपनी, मैंने कोई अपना दुकान खोला हुआ जहाँ पे मैं किसी तरीके कोई गुड्स का प्रोडक्शन करता हूँ। उस प्रोडक्शन को करने में मुझे 10,000 रुपए खर्चे आते हैं, ठीक है। यह खर्चा करके 10,000 खर्चा करके मैं 20,000 सामान क्वांटिटी बनाता हूँ, ठीक है। 10,000 करके खर्चा करके मैं 20,000 खर्चा बनाता हूँ। तो एक यूनिट में मुझे खर्चा कितना पड़ रहा है, 10,000 सामान बनाया तो खर्चा 20,000 पड़ा, तो एक यूनिट को सामान बनाने में खर्चा कितना पड़ेगा मुझे, 2 रुपए। अरे हाँ है ना, बोलो ना, देखो बाद में लोग ये है क्या सब कोई। पूजा नहीं समझ में आ रहा है क्या बात। अगर तुम कोई सामान प्रोडक्शन कर सर रहे एक हो, बार तुमने देखो मैं क्या कर रहा था, मैं कोई कंपनी खोला हूँ, मैं वहां पे कोई कोई सर्टेन सामान बनाता हूँ। लेट से मैं पेन बनाता हूँ, ठीक है, तो 20,000 पेन बनाता हूँ मैं, तो मुझे टोटल खर्चा 10,000 आता है। या ऐसा समझो कि अगर जब मैं 10,000 रुपये खर्चा करता हूँ, तब मैं टोटल कितना पेन बना पाता हूँ, 20,000 पेन बना पाता हूँ, ठीक है। तो एक पेन को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, 20,000 बटा 10,000, 50 वाह 50,000, वाह वाह बच्चा लोग। सब तो 50 कितना पैसा लगेगा, बोल 2 रुपए ना लगे, 2 रुपया लगेगा सर, यस। 2 रुपया लग रहा है ना, 10,000 इंटू 2 20,000 हो जाएगा, और 10,000 इंटू 50 पैसा करोगे तो 5,000 होगा। खैर कोई बात नहीं। तो मुझे 2 रुपये खर्चा लगे, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 2 रुपया खर्चा कम हो के 0.5 पे चल जाए, ठीक है। अब 0.5 पे जाने के लिए मुझे कितना सामान बनाना पड़ेगा, अगर मैं चाहूँ, अगर 0.5 अगर कीमत मैं करूँ अगर, ठीक है, तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। हम्म, खैर हटाओ जो भी हटाओ। मान के चलो कि मैंने इसे प्रोडक्शन को मैंने बढ़ा दिया अगर, यार गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको रुको। 20,000 सामान बनाया तो, नहीं नहीं सही था सही था सही था। तुमने सही बोला था रिशु, 0.5 ही होगा, मैं ही गलत था। सही था, 20,000 सामान बनाने में खर्चा 10,000 रुपये लग रहा है, मैंने क्वेश्चन ही गलत बोल दिया था। 20,000 सामान बनाने में 10,000 खर्चा रहा था, एक सामान को बनाने में कितना लगेगा खर्चा, 0.5, ठीक है, मैंने क्वेश्चन उल्टा बोल दिया था। तो एक बनाने के 0.5 है, मान के चलो मैं ये प्रोडक्शन बढ़ा के कितना कर देता हूँ, 50,000, कितना कर दिया मैंने, 50,000 सामान बना रहा हूँ, ठीक है, और खर्चे मेरे अभी भी 10,000 ही आ रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे यहाँ, 0.2, 10,000 बटा 50,000, यही होगा ना, है ना। ये समझे कि नहीं समझे, अरे किसी किसी समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, रायता फैल गया। देखिए
मान के चलो कि मैं कोई गुड्स अपने यहाँ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 20,000 पेन बनाए, ठीक है, मैंने 20,000 पेन प्रोड्यूस किया टोटल, ठीक है, जिसमें मुझे टोटल खर्चा आया, कॉस्ट कितना आया मुझे, 10,000 रुपए। तो कोई आपसे पूछेगा एक पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा, तो वन पेन की जब कॉस्ट निकालूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 बटा 20,000, तो ये कितना होता है, 0.5, ठीक है। ये बात समझे अब सब कोई, जिज्ञासा? यस सर। नाम लेके बोलूंगा तब कोई बोलेगा, तो मुंह नहीं खोलेगा। समझ में आया जिज्ञासा तुमको? नहीं तो तुमको तो पीटेंगे हम। हाँ सर, समझ समझ में में आ आया? गया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मान के चलो मैं चाहता हूं कि ये जो 0.5 पैसा है मैं इसको और कम करूं, ठीक है। तब कंपनियां क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन को, मैं मान के चलो कि मैं टोटल 1 लाख पेन अगर प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, और कॉस्ट मेरी वही लग रही है 10,000, ठीक है, तो उस केस में फिर एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10,000 बटा 1 लाख, ठीक है। तो ये कितना खर्चा होगा, कितना कीमत लगा, 0.1। तुमने देखा कि मेरी कीमत 0.5 से घट के कितनी हो गई, 0.1 पे, ठीक है। तो ये इस चीज को कैसे समझा जाता है कि जब भी कोई कंपनियां अपने आप प्रोडक्शन करती हैं, तब वो क्या करती हैं, काफी लार्ज स्केल पे करती हैं। जब तुम काफी लार्ज स्केल पे काम करते हो, तब क्या होता है, तुम्हारा पर यूनिट जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक बात सर बताता नीचे हूँ, वाला पॉइंट एक बार और। तो जैसे अगर 1 लाख पेन अगर तुम बनाओगे अगर, ठीक है, तो तुम्हें एक पेन की कीमत फिर क्या आ जाएगी, एक पेन की कीमत तो 0.1 रुपया लग रहा है ना। जैसे मान के चलो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेरे कोचिंग में मान के चलो कि मेरे कोचिंग का रेंट लगता है मुझे 4,000 रुपया, ठीक है। उसका फिर मुझे बिजली बिल भी देना पड़ता है, वो भी मान के चलो 500 रुपये आते हैं मेरे बिजली बिल, मेरे को देना पड़ता है हर महीना। तो मुझे टोटल खर्चा कितना पड़ गया, 4500, यस। ठीक है। अब मान के चलो मेरे कोचिंग में सिर्फ 4 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब पर ये जो 45 रुपये खर्चा है मैं तो चारों बच्चों से लूंगा ना फीस में। तो इसको अगर तुम डिवाइड करते हो अगर 4500 को, तो 1125, 1125 रुपया मुझे पड़ रहा है 4 बच्चों से कम मुझे इतना फीस तो चारों बच्चों से लेना पड़ेगा, तभी तो मेरे खर्चे रिकवर होंगे। ये बात समझे यस सर। विशु? यस सर। अब अगर मान के चलो कल को मेरे कोचिंग में 100 बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि 100 बच्चे आ गए तो रेंट मकान मालिक डबल कर देगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, चाहे एक बच्चा आए चाहे कोई नहीं आए, या खर्चे तो लगे। हाँ, बिजली का पंखा है वो हो सकता है कि मुझे ज्यादा देर चलाना पड़े, ठीक है, तो मान के चलो कि मैं पंखे की बिजली के बिल को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। रेंट मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कभी घटेगा नहीं, लेकिन रेंट तो मेरा सेम है, चाहे तुम एक को पढ़ाओ चाहे किसी को नहीं पढ़ाओ। जैसे अभी कोरोना के टाइम से बच्चे तुम लोग कोचिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरा रेंट कम हो गया, क्या रेंट तो उतना ही लग रहा है। मान के चलो कि बिजली बिल डबल हो जाता है, 1,000 हो जाता है, अब मुझे टोटल खर्चा कितना पड़ा, 5,000 रुपया। लेकिन अब मेरे पास कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी जो खर्चे थी पर बच्चे की फीस थी वो कम हो जाएगी कि अगर 100 बच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं हर बच्चे से सिर्फ 500 रुपया लूं तो भी तो मेरा खर्चा निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखो, जब बच्चे कम थे तो मेरे पास फीस ज्यादा लेनी पड़ रही थी, और जब बच्चे बढ़ गए तो फीस में चाहूँ तो 500 रुपये भी कम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर मान के चलो कल को ऐसा हो कि बच्चे की संख्या 200 हो जाए अगर, ठीक है, क्या करेंगे, 5,000 बटा तुम ये जो खर्चा है तुम्हारा 5,000, इसको तुम 200 में डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 250 हो जाएगा तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे, 250। या कल को सुनो मान के बढ़ गए बच्चे 500 हो जाए, अब कितना, 100 रुपए में भी काम चल जाएगा मेरा। तो तुम ये देख रहे हो जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, खर्चे क्या हो रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट बढ़ रहे थे वो भी क्या हो रहा है, उनका बर्डन भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कंपनियां जब अपना कोई प्रोडक्शन करती हैं, कोई सामान बनाती हैं, तब उनका टारगेट क्या होता है कि भाई मेरे कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है, और उनके उनके सामान की जो सेलिंग प्राइस हो वो क्या हो, वो भी क्या हो, लेस हो, कम हो, है ना। किसी कंपनी की यस सर। सामान की जो सेलिंग प्राइस है अगर वो कम होगी, तभी तो उसको लोग उसका सामान ज्यादा खरीदेंगे। और सेलिंग प्राइस तुमको कम करना चाहते हो, कीमत घटाना चाहते हो, तब एक उपाय क्या है कि तुम प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, सेलिंग प्राइस तभी ना घटेगा। अगर तुम्हारे खर्चे, तुम अगर कोई कंपनी खोले हुए हो, तुम कोई सामान बना रहे हो, तुमको 1,000 रुपया खर्चा आ रहा है,
और तुमने 100 सामान बनाया टोटल, तो तुम उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखोगे? कम से कम 10 रुपए रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर तुम 100 सामान बनाते हो, तुम्हें 1000 रुपया खर्चा आता है, तो तुम एक सामान की कीमत कितनी रखोगे? 10 रुपया कम से कम। तुम चाहते हो कि हम इस 10 रुपए को घटा के 5 रुपए कर दें, तो तुम्हें क्या करना होगा? आउटपुट बढ़ा देना होगा। अब मान के चलो कि मैं 1000 सामान बना रहा हूँ, लेकिन मैंने आउटपुट बढ़ा दिया, अब आउटपुट बढ़ा के मैं 200 सामान बना रहा हूँ, तो अब कीमत कितनी हो जाएगी तुम्हारी एक सामान की? 5 रुपए। ये बात समझे? अब कल को सुनो, मान के चलो कि मैं 200 की जगह पे 500 सामान बनाता हूँ, ठीक है? 200 की जगह पे मैं 500 सामान बनाता हूँ, और खर्चे मेरे जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना है? 1000 रुपए। अब मेरी कीमत तो और कम हो जाएगी, 2 रुपए में मेरा सामान मैं बेच सकता हूँ। 500 इंटू 2 करोगे तो 1000 हो जाएगा। ये बात समझ गए आप लोग? कि जैसे जैसे तुम अपने उत्पादन को बढ़ाते हो, तुम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, तुम्हारे सामान की कीमत होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब समझे तो समझे, नहीं समझे तो रट लेना इसके बाद। अब इसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने यहाँ सामान की कीमत को घटाने के लिए क्या टारगेट करता है? कि हम प्रोडक्शन बढ़ा दें। प्रोडक्शन जब तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारे खर्च कॉस्ट कीमत क्या होगी? तुम्हारी कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो तुमको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यही है तुम्हारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। लिखिए लिखिए। चलिए एक मिनट को। थैंक यू। इसके बारे में और लिखते हैं। इसको लिख लो, और ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? जी लेकिन सर। इस कंसेप्ट का दिक्कत ये है कि हमेशा हर ग्राहक सस्ते सामान नहीं खरीदना चाहता है। वो लोग कुछ महंगे सामान खरीदना चाहते हैं। सामान की कीमत तो देखे बहुत से कस्टमर उसकी क्वालिटी का भी अंदाज लगा लेते हैं। यार इतना सस्ता है तो जरूर खराब हो जाएगा, थोड़ा ब्रांडेड मिले, थोड़ा अच्छा मिले तो खरीदेंगे। पता है चाइनीज सामान इसीलिए सस्ता मिलता है क्योंकि चाइनीज वाले ना प्रोडक्शन करते हैं ना, तो इतना लार्ज स्केल पर करते हैं कि उनका पर यूनिट कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। सर अभी लिख ही रहे हैं। तो वीडियो का ओके, सॉरी सॉरी। सचिन तुमने वो पढ़ा चैप्टर? पढ़ लिया तुमने चैप्टर जो कल बोला था? पढ़ लिया। ठीक है। चलिए, सिर्फ से बाकी सारे लोग जाएंगे, सचिन रुके रुके रहेगा। बाकी सारे लोग जा सकते हैं हम। अच्छा, कल छुट्टी है, ठीक है? अब अगला क्लास मंडे को होगा। अगला क्लास अब सीधा मंडे को होगा। सैटरडे संडे ऑफ है। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट अब आप लोग अपना फीस जमा कर दीजिए। अभी 2 बच्चों का ही फीस आया है, बाकी लोगों का फीस नहीं आया है, तो बाकी लोग फीस अपना जमा कर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है?
पेज अप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना। हम्म। चलो, उपभोक्ता संरक्षण का यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाहियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को आश्वासन देना, उनको बताना कि नहीं, आप घबराइए नहीं, हमें आपको हमारा संरक्षण प्राप्त है। आपके खिलाफ कोई भी सेलर अगर कुछ इस तरीके से गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो कल लिखवा दिया था, ये तो बोला था लिखने के लिए। तो देखो, पहला क्या है, पहला महत्व बिंदु क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण का तुमको जरूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहली बात है, देखो, दो कैटेगरी के लोग हैं। एक ज्ञानी, मतलब ज्ञानी उपभोक्ता, जैसे हमें आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है, ठीक है, हम लोग जागरूक हैं। हम लोगों को सारे पॉइंट्स में जानकारी, हम लोग अपना सुरक्षा रक्षा खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग हैं, ठीक है, गांव देहात के लोग हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, उनको चीजों का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वो लोग, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए लोग क्या करते हैं, ये धारा बनाई गई है, जिसमें क्या होता है ना कि लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, भारत का सामान्य उपभोक्ता अशिक्षित, अज्ञानी, अनुभवहीन, अकेला, असहाय, असंगठित एवं निहत्था है। उसे उत्पादक के प्रकार, गुणवत्ता एवं मूल्य की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में घटिया किस्म के उत्पाद का उपयोग करने से उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती है, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यही नहीं, येन केन तरीकों से उससे अधिक मूल्य लेकर उसको लूटा भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि उपभोक्ताओं की अधिकार की सुरक्षा करे, और उसके लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, ठीक है। दूसरा देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना जगाने के लिए, देखो, ये एक्ट बनाया गया, ये धारा बनाई गई, इसके माध्यम से सरकार ये मैसेज भी देना चाह रही है, किनको, जो भी सेलर है, ठीक है, कि आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलिए। अगर आप सामाजिक अपने दायित्वों को भूलिएगा तो हम आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन है वो गलत तरीके से लाभ नहीं कमाएंगे, सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। हम्म देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यवसायियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में, जो भी अब इससे पहले हम क्या पढ़े थे, कंज्यूमर्स को उनके दायित्वों के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन अब किसको बताया जा रहा है, जो भी बिजनेसमैन है उनको बताया जा रहा है कि भाई, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, आपका सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, और आपको उसकी पूर्ति करनी होगी, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा, और गलत तरीके से लाभ कमाना छोड़िए, ठीक है। तीसरा, उपभोक्ताओं की व्यवसायों की शोषण करने की प्रवृत्ति से रक्षा करने के लिए, आज व्यवसायियों ने उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिए तरह तरह के तरीके निकाले हैं, जैसे कम तुलना, उपभोक्ता की वस्तुओं में मिलावट करना, कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देना, काला बाजारी करना। भारत जैसे देश, जहां के उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक असंगठित, अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा, लाचार, निहत्था एवं अपने प्रति कम जागरूक है, आसानी से व्यवसायियों के शोषण की प्रति का शिकार बन जाता है। उससे व्यवसायियों की इस दूसरी शोषण करने की मदद बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम आवश्यक है। तो पहले पॉइंट का ही दूसरा, मतलब एक ही बात को दो बार लिखा है, ठीक है। एग्जाम में भी तुम यही काम करना। चौथा, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक करना। जैसे पहले जागो ग्राहक जागो का प्रचार आता था कि सामान लेने से पहले उसको तौल कर देखिए, उस पर वजन लिखा है, उस पर एक्सपायरी डेट है कि नहीं है,
ठीक है, तो हम उसको जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के प्रति। जैसे देखिए इसको, आज का सम्मान उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, या तो उसे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी नहीं है, अथवा यदि उसे थोड़ी सी जानकारी है तो वो भी भिन्न कारणों से इतना अधिक निराश हो चुका हुआ है कि वो कुछ करने के लिए अपने आप को पूर्णतः अकेला, असहाय और निष्क्रिय अनुभव करता है। इस दृष्टिकोण से भी यह नियम किया जा सकता है, ताकि वो अपने आप को असहाय नहीं महसूस करे, ताकि उसे न महसूस करे कि भाई हमको ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। नहीं, आपको अकेले नहीं लड़नी होगी, सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका सहयोग करेगा। चलिए, आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए, जब भी तुम कोई सामान खरीदते हो तो उसमें तुम एक्सपायरी डेट देखते हो, तुम उसमें क्या क्या सामान मिलाया गया है वो देखते हो, वो इन्फॉर्मेशन उस पर रहती है। क्यों रहती है? ताकि जो भी उपभोक्ता है खरीदने टाइम उसको ये सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट बातें उसे मिल सके और वो अपना चुनाव अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट लिख लेना। सचिन, समझ में आ गया 5 पॉइंट? सचिन, आवाज आ रही मेरी? ठीक, चलिए अब आ जाओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट Yes. के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल 9 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के पटल पर रखा गया था, जो पारित हो गया। हाँ, ठीक 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 है, इसको देख लो। इस नियम की विशेषताएं क्या क्या है? पहला, इस नियम से पारित होने से भारत देश का पहला ऐसा देश बन गया जिसने उपभोक्ताओं के हितों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया। यह अधिनियम सभी वस्तु सेवाओं पर लागू होता है। यह अधिनियम सभी क्षेत्र एवं सेवाओं पर लागू होता है। इस अधिनियम की व्यवस्थाएं क्षतिपूरक प्रकृति की है, दंडात्मक प्रकृति की नहीं है। क्षतिपूर्ति की जाएगी, कोई दंड वगैरह प्रावधान इसमें नहीं दिया गया हुआ है। इस अधिनियम में शीघ्र एवं त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था है कि न्याय तुरंत से तुरंत हो, उसमें ज्यादा डिले नहीं हो। ठीक है, 5 पॉइंट लिख लेना, काफी है 5 पॉइंट। चलिए, अब है अब तुम्हारा इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, पहला है क्षेत्र का फैलाव। यह अधिनियम प्राइवेट, सार्वजनिक तथा सहकारी सभी क्षेत्रों के ऊपर में लागू होता है। दूसरा, मदों का फैलाव। यह अधिनियम सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि किसी वस्तु अथवा सेवा को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम से मुक्त न कर दिया जाए। मतलब जितनी भी तरह की वस्तुएं हैं, जितनी तरह की सेवाएं हैं, ये हर किसी पर लागू होगा, अनटिल एंड अनलेस जब सरकार किसी तरीके से किसी वस्तु को इससे बाहर न रख दे, घोषणा नहीं कर दे, तब तक ये लागू होगा। तीसरा, प्रभावी संरक्षण। यह उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण पदार्थों, असंतोषजनक सेवाओं तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों की से सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। किनसे? इन गलत क्रियाओं से, ठीक है, जो गलत लाभ अर्जन करने का तरीका है उनसे इनको लाभ प्रदान करवाता है। ठीक है, सुरक्षा संरक्षण देता है। चौथा, प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति। देखो, ये सारे प्रावधान क्षतिपूरक है। तुम कोई सामान उपयोग किए, तुमको उससे कुछ नुकसान हो गया, तो तुमको जो क्षति हो गया तो उसकी भरपाई वो सेलर करेगा। देखिए, उपभोक्ताओं की मदद के लिए अनेक अधिनियम पास किए गए हैं। इनका लाभ तो उपभोक्ता उठाते ही हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यदि उपभोक्ता चाहे तो अपने अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकता है। अतः इस अधिनियम के प्रावधान की प्रकृति क्षतिपूरक अथवा अतिरिक्त मदद प्रदान करने की है। उपभोक्ताओं को किसी भी अधिनियम का लाभ उठाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। कहने मतलब क्या हुआ कि तुमको अगर कोई भी, जैसे मान के चलो हम कोई सामान, मोबाइल फोन खरीदे थे, 10,000 रुपए मेरा लगा, ठीक है। इस फोन की बैटरी खराब थी, ब्लास्ट हो गई, ठीक है। हम, मेरे पैर में आग लग गया, मतलब मेरे पैंट में आग लग गया, मेरा चमड़ी जल गया, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे? पहले तो फोन का खर्चा, कीमत तो लेंगे ही लेंगे। फिर क्या करेंगे? जो हमको नुकसान हुआ है वो भी लेंगे, उसकी Yes, sir. उसकी भरपाई करेंगे। और मान के चलो ये जो हम क्लेम कर रहे थे, ये जो हम नुकसान का जो क्लेम कर रहे थे, ठीक है, तो इसको क्लेम करने में मुझे खर्चे कुछ बियर करने पड़े। मुझे कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, मुझे बार बार बस का भाड़ा, टेम्पू का भाड़ा, ये सब देना पड़ा। तो ये खर्चा भी हो गया। तो मान के चलो नुकसान में भी मेरा 10,000 खर्चा नुकसान में भी लगा और खर्चे 1,000 रुपए हो गए। तो हम कंपनी से कितना रुपया क्लेम करेंगे? 21,000 रुपए। और ये कंपनी मुझे देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये कह रहा है क्षतिपूरक प्रकृति की होती है। 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र।
उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों का लाभ प्रदान करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो ये 3 स्तर पर काम करते हैं, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और नेशनल। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप टिक मार लेना, लिख लेना इसको। अब है तुम्हारे उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, द राइट टू सेफ्टी। सुरक्षा के अधिकार से ऐसे अधिकार से जो उपभोक्ताओं को समस्त ऐसी वस्तुओं के विपणन करने के लिए सुरक्षा ऐसी वस्तुओं के विपणन के लिए सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है जो उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, जैसे वस्तुओं में मिलावट एवं, ठीक है, उपभोक्ता ठीक है। तो तुमको सुरक्षा का अधिकार है कि तुमको पूरी तरीके से अधिकार है, तुमको ऐसे वस्तु से तुमको सुरक्षा प्रदान किया जाए जिनसे तुम्हारी जान हान माली को खतरा हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, अमेरिका में उपभोग की वस्तुओं में मिलावट करने वालों को बड़ी सख्त सजा दी जाती है और वहां इसे गंभीर अपराध माना जाता है जिसके संबंध में किसी प्रकार का समझौता मान्य नहीं होता है। यदि अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के अधिकार का ये हनन हो रहा है। सचिन एक काम करो, आज तुम इतना ही लिख लेना। कल तुम 9 साढ़े 9 में तुम कल ऑनलाइन आना, मैं मैसेज करूंगा और जो बाकी टॉपिक है ना वो मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि दूसरे बैच का टाइम हो गया हुआ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर।